Hi students, today we will discuss about the civil disobedience movement. So let's get started. अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ कि पूर्ण स्वराज ही ऑब्जेक्टिव रहेगा अब इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया गया। और जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाने का डिसीजन लिया गया। और इस डेट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होना था। बट आगे क्या हुआ, लेट्स सी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को अलाउ कर दिया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जब भी उन्हें सही लगे तब। बट गांधी जी जो थे वो इस बारे में श्योर नहीं थे, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट वो नॉन वायलेंस के अगेंस्ट थे। सो वो पहले चाहते थे कि एक बार गवर्नमेंट से बात करी जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करी जाए। अगर वो डिमांड्स फुलफिल करने के लिए रेडी हों तब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्लेस किया, अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करी गवर्नमेंट के पास, लॉर्ड इरविन के पास, कि जिसे बोलते हैं 11 पॉइंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और उन्होंने ये कहा कि अगर लॉर्ड इरविन ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया तब किसी भी एजिटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट मी लिस्ट आउट द पॉइंट्स टू यू बिलो कि उनकी क्या डिमांड्स थी। तो सबसे पहली डिमांड तो थी कि लिकर और इंटॉक्सिकेंट्स जैसी चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाए, प्लस फायर आर्म्स का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए सिटीजन को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए फायर आर्म्स का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए सिटीजन्स को। और रुपी और स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो चेंज होना चाहिए, प्लस सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना होगा और लैंड रेवेन्यू का रेट घटाना होगा। सीआईडी डिपार्टमेंट को अबॉलिश करना, मिलिट्री में जो खर्च हो रहे हैं, मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस हैं उसे कम करना होगा, वो कम होना चाहिए। और पोस्टल रिजर्वेशन बिल जो था उसे एक्सेप्ट करना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सॉल्ट लॉज को अबॉलिश करने की डिमांड थी। फॉरेन क्लोथ्स पर कस्टम ड्यूटी लगानी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर को भी कम करना होगा। अब ये डिमांड्स तो एक्सेप्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट ने नेगेटिव रिस्पॉन्स किया गांधी जी के प्रपोजल पे। तो गांधी जी ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और 12 मार्च 1930 को अपनी डांडी मार्च साबरमती आश्रम से डांडी बीच तक अपनी मार्च स्टार्ट करी गांधी जी ने, विथ 78 चोजन फॉलोअर्स इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, अनटचेबल स्कॉलर्स, मतलब पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर रिलीजन के लोग, हर टाइप के लोग, हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग इस मार्च में शामिल थे, विथ स्कॉलर्स, चाहे वो स्कॉलर्स हों, न्यूज़पेपर एडिटर्स हों या किसी भी रिलीजन से हों, एंड वीवर्स। अब जवाहरलाल नेहरू काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए जब कम्युनिस्ट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एज अ मैन्यूवर ऑफ इंडियन बर्गीज to obtain certain economic concessions from British government by manufacturing salt from the sea, ये कहा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन मिडिल क्लास और अपर क्लास है वो इकोनॉमिक कंसेशन पाने की कोशिश कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इकोनॉमिक कंसेशन, कोई भी प्राइस में थोड़ा कम, प्राइस कम करने की डिमांड कर रही है। इस तरह से ये सॉल्ट सी से मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करके सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही है। अब
इस मूवमेंट के क्या प्रोग्राम्स थे? पहला था कि सॉल्ट लॉज वायलेट होने चाहिए, इस लॉ के अगेंस्ट, मतलब इस लॉ के कि हम इस लॉ के अगेंस्ट है ये सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए हर जगह पे सॉल्ट लॉज वायलेट किए जाने चाहिए। और स्टूडेंट्स को अपने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ देने चाहिए, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपनी सर्विस से रिज़ाइन करना होगा, और फॉरेन गुड्स को जलाना भी होगा, एंड फॉरेन गुड्स जलाए जाएंगे। टैक्स, कोई गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा, नो टैक्स टू बी पेड। एंड जो वुमेन होंगी इस मूवमेंट में, जो वुमेन है वो धरना स्टार्ट करेंगी शॉप्स के बाहर, उन शॉप्स के बाहर जो लिकर बेचते हैं। अब ये वुमेन ही, बट वाई ओनली वुमेन? क्योंकि जो वुमेन होती थी वो काफ़ी प्राइमरी विक्टिम्स होती थी ये लेकर के साइड इफ़ेक्ट्स की। कि आपने ऐसा सुना होगा कि जो लेकर पी कर के इनके हस्बैंड इन्हें मारते थे, ऐसा। इसलिए वुमेन धरना करेंगी, जो वुमेन होंगी इस मूवमेंट की वो धरना करेंगी। अब लगभग 1 महीने बाद, मूवमेंट स्टार्ट हुए 1 महीना हो गया था, गांधी जी डांडी पहुंचे। साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचना था, तो गांधी जी डांडी पहुंचे और सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया एज अ सिंबल ऑफ इंडियन पीपल्स रिफ्यूजल टू लिव अंडर ब्रिटिश मेड लॉज। मतलब ये एक सिंबल था कि इंडियन जो लोग हैं वो ब्रिटिश लॉज के अंडर नहीं काम करेंगे। अब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करने का क्यों सोचा? क्या था ये सॉल्ट लॉ का? सॉल्ट लॉ क्या था? तो 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी ने सॉल्ट टैक्स रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए सॉल्ट टैक्स इम्पोज कर दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ब्रिटिश की मोनोपोली थी सॉल्ट के मैन्युफैक्चर, सॉल्ट बनाने में ब्रिटिश की मोनोपोली थी। सो लॉर्ड रीडिंग्स ने सॉल्ट टैक्स डबल कर दिया, बजट को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट टैक्स को डबल कर दिया था। अब गांधी जी को लगा कि ये खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब हम खाने में नमक तो लेते ही हैं, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो सॉल्ट रोज़ काम आने वाली चीज़ है और उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। सो गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को कहा कि इन ह्यूमन ऑपरेशन, मतलब एकदम ये इंसानियत से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ये जो सत्याग्रह मूवमेंट के लिए जो सॉल्ट का इशू गांधी जी ने सेलेक्ट किया, ये उनके क्लोज एसोसिएट्स को भी शुरुआत में अच्छा नहीं लगा। मतलब इट अपियर्ड इसेंट्रिक, मतलब कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता कि सॉल्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। जवाहरलाल नेहरू तक ने इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया था इनिशियली, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या लॉर्ड इरविन, तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। बट सरप्राइजिंगली जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि नॉर्मली गांधी जी के डिसीजन से, गांधी जी के वेज से, नॉन वायलेंट वेज से अग्री नहीं करते थे और काफ़ी डिफरेंसेस थे उनके और महात्मा गांधी के बीच, उन्होंने सॉल्ट लॉज को सपोर्ट किया था। मतलब कि सॉल्ट लॉ के इशू को, ये सॉल्ट लॉ का इशू गांधी जी ने सही उठाया है, ये मानते थे वो। ऑल्दो वो नॉन वायलेंट वेज से अग्री नहीं करते थे, बट इस मामले में वो अग्री करते थे कि सॉल्ट का इशू वैलिड है। अब मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ ये जान लेते हैं। तो मूवमेंट काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हुआ, लॉज वायलेट किए जाने लगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा,
मास स्ट्राइक हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया था। चाहे गुजरात हो, अहमदाबाद हो या बॉम्बे हो, मास मोबिलाइजेशन हर जगह था। और इस जगह में, यहाँ पर इन सभी एरियाज में तो ज़्यादा ही था, बिकॉज यहीं से शुरुआत हुई थी। इन सभी एरियाज से शुरुआत हुई थी। अब मूवमेंट को काफ़ी स्पॉन्टेनियस सपोर्ट मिला पूरे कंट्री के अलग अलग रीजन्स से, और पेजेंट्स ने भी अपनी डिमांड्स रख करके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब बंगाल के पार्ट्स जैसे मिदनापुर, आरामबाग और बंकुरा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स थे, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने पठान्स ने सिविल डिसोबीडियंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफर खान। और पहली बार इंडिया के इतिहास में पहली बार वुमेन ने इस नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और मैन फोक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया। एंड ऑन द अदर हैंड एक नो टैक्स कैंपेन चला उत्तर प्रदेश में, एंड इट बिकेम अ फीचर ऑफ द गांधीयन मूवमेंट। अब दो ईस्टर्न मोस्ट जो एरियाज थे, मणिपुर और नागालैंड, उसने वहाँ इन सभी एरियाज में भी मूवमेंट काफ़ी स्प्रेड हुआ। दे ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट, वहाँ के लोगों ने भी पार्ट लिया। एंड नागालैंड की जो ट्राइबल क्वीन थी, रानी गाइडिलियू, शी वॉज जस्ट अ यंग गर्ल ऑफ 13, बट शी रिस्पॉन्डेड, उसने गांधी जी के इस कॉल को रिस्पॉन्ड किया और अरेस्ट भी हुई। एंड 1932 में उसे अरेस्ट कर लिया गया व्हेन शी वॉज जस्ट अ यंग गर्ल। शी वॉज अराउंड 13 years of age। एंड 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तब वो जेल से छूटी। और जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा है कि अ डे विल कम व्हेन इंडिया विल ऑल्सो रिमेंबर एंड चेरिश हर। मतलब अब इतना बड़ा मूवमेंट होगा तो गवर्नमेंट तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी ही। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी रूथलेसली इसे हैंडल किया, लाठी चार्ज जैसे मेथड्स यूज़ करके, और जो अनआर्म्ड क्राउड था, लाइक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर फायरिंग कर दी। बीट और मेन और वुमेन किसी में भी कोई फर्क नहीं किया, काफ़ी बुरी तरह से फायरिंग करी, लाठी चार्ज किया फॉर इस नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और गांधी जी और काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई और सिक्योरिटीज डिमांड करी गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया और अथॉरिटी को इतनी पावर मिल गई कि वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है बिना कोई रीज़न बताए, और लोगों की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकती है। अब एक तरह से कि एक रिंग ऑफ टेरर फैल गया पूरी कंट्री में, मतलब टायरनी चलने लगी। एंड द रैंक एंड फाइल ऑफ कांग्रेस कैडरेस एंड देयर सिंपैथाइजर्स वर टॉर्चर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। सो कांग्रेस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। एंड जब कंट्री इस सभी फेज से गुजर रही थी, तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और उसके जो रिकमेंडेशंस थे वो लीडर्स को अनसेटिस्फैक्ट्री लगे। बट ये मूवमेंट स्लो होता गया मास अरेस्ट की वजह से। कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इकोनॉमिक डिप्रेशन छा गया। रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनेंस पास होने लगे इस टाइप के,
जैसा कि मैंने पहले बताया कि अथॉरिटी को पावर मिल गई कि बिना किसी कोई रीज़न बताए अरेस्ट किया जाए। अब ऐसे में अभी धीरे धीरे, जैसे पहले शुरू में तो लोगों ने मूवमेंट में साथ दिया गांधी जी का, बट बाद में जाकर के उनका जोश भी ठंडा होता गया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने वापस से इंपोर्टेड गुड्स सेल करने स्टार्ट कर दिए, जो कि पुरानी जो पहले जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन गुड्स को जलाया जाने लगा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, वो वाली प्लेज से इन्होंने बैकआउट कर लिया। एंड बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि एक थे होमी मोदी, उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया अपना कि फ्रीक्वेंट हड़ताल की वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। अब इस सिचुएशन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ और कांग्रेस ने ऑब्वियसली डिसाइड किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बाकी पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये अग्री किया गया कि ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स को एक फेडरल यूनियन फॉर्म कर लेना चाहिए, लेकिन इसी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर ने रिजर्व्ड सीट्स का क्वेश्चन रेज किया कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और उनके राइट्स को सिक्योर किया जाना चाहिए, and the adequate safeguard issue raised by the league delegates made the conference inconclusive. अब इस सभी रीजंस की वजह से इस कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को एडजर्न कर दिया गया। साइन डाई मतलब इस कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया 19 जनवरी 1931 को। अब इसे क्लोज करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने अपील किया इंडिया के लोगों को कि मूवमेंट को एंड करें, कि वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड करें और अपना कोऑपरेशन और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट में कोऑपरेट करें। Now, in the next video, we will talk about the Gandhi-Irwin Pact